ठीक है, तो वो हम लोकल मार्केट से परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको इंटरनेशनल मार्केट से ही करें परचेज, या तो हम कोई ऐसी नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में जो उस मार्केट में सेल ही नहीं हो रही। मतलब लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं गार्लिक प्रेस की या किसी भी क्लॉथिंग की टाइप की, जो कि ऑलरेडी उस मार्केट में सेल नहीं हो रही, और हम चाहते हैं कि हम उस नई तरह की नई टाइप की प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, और वो चीज किसी और मार्केट में तो है लेकिन हमारी मार्केट में नहीं है। लेट्स सपोज वो यूएई और केएसए की मार्केट में नहीं है, लेकिन वो यूके या यूएसए की मार्केट में है। हम चाहते हैं कि वो उस चीज को लोग पसंद बहुत करते हैं, और हमें अपने लोगों की थिंकिंग का पता है, हमें पता है कि यहाँ पे भी लोग उस चीज को पसंद करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर यही हो सकता है ना कि क्योंकि वो लोकल मार्केट में तो मुयसर नहीं होगी हमें, हम लोकल मार्केट से वो परचेज कर ही नहीं सकते हैं। तो या तो हम उस चीज को ही छोड़ दें, या हम उसकी इंटरनेशनल शिपिंग करवाएं। अब इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह का लीगल तरीका ये है कि हम अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, एलएलसी रजिस्टर करें, क्योंकि इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए एलएलसी बिजनेस लायबिलिटी लाइसेंस होता है, वो उसको रजिस्टर करना पड़ता है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत आप कह लें कि महंगा काम है इन मार्केट्स में। ठीक है, हम नहीं कर सकते, हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हमारे लिए फिजिबल ही नहीं है, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करें, हम भी तो बाउंड है। फिर हमने इख्तियार भी लीगल तरीका करना है, हम इलीगल तरीके के पास जाना भी नहीं चाहते हैं, हमने लीगल तरीकों के साथ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी और को वो जिम्मेदारी दे देते हैं, हम खुद वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं क्योंकि हम वो कर ही नहीं सकते। हम किसी और को वो जिम्मेदारी दे देते हैं, किसी ऐसे बंदे को या किसी ऐसी कंपनी को जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, हम उसको वो काम दे देते हैं, और वो हमारी जगह पे हमारी इन्वेंट्री लेके जाएगा, हमारी इन्वेंट्री को इन करेगा हमारी मार्केट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी कंपनी का यूज करते हैं, फिर उस कंपनी को हमने अपने दे दिए, अपना स्टॉक दे दिया, अपनी इन्वेंट्री दे दी। वो कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वो कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। उस कंपनी ने हमारा स्टॉक पकड़ा और हमारे स्टॉक को लेके आगे हमारी बॉर्डर्स तक लेके आगे, वहां से उन्होंने अपने लाइसेंस का यूज करते हुए, वहां से उन्होंने अपने लाइसेंस का यूज करते हुए हमारे स्टॉक को इन किया, और हमारी स्टॉक को मार्केट में भिजवा दिया, हमारे वेयर हाउस में भिजवा दिया, हमारे प्राइवेट वेयर हाउस में, अमेजोन के वेयर हाउस में, जहां भी हम भिजवाना चाहते हैं वहां भिजवा दिया। जी बिल्कुल, आप कह लें कि बिल्कुल एक फ्राइड फॉरवर्डर्स की तरह वो हमारे लिए फ्राइड फॉरवर्डर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। एक तो फ्राइड फॉरवर्डर वो है ना जो सिर्फ यूएसए वगैरह में या यूके वगैरह में वर्किंग करते हैं। ठीक है, एक वो इंटरनेशनल फ्राइड फॉरवर्डर्स हैं जिनकी रिकॉग्नाइजेशन गल्फ मार्केट्स में भी है, जिनको इधर से भी अप्रूवल मिला हुआ है, उन्होंने इन यहाँ का भी लाइसेंस रजिस्टर किए हुए हैं, यहाँ से भी वो इन्वेंट्री मंगवा सकते हैं, भिजवा भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो लोग कौन है? वो है विनलिन लॉजिस्टिक्स वाले, वो है विनलिन लॉजिस्टिक्स वाले। ये लोग हमारे लिए हमारी इन्वेंट्री चाइना से उठाएंगे और हमारी इन्वेंट्री यूएई या केएसए के वेयर हाउस में भिजवाएंगे। अब इसका एक प्रोसीजर होता है, इसमें गलती क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या है? बहुत सारे वीएस इनके साथ वर्किंग करते हुए गलतियां कर देते हैं, और जब वो गलती करते हैं ना, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत एक कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, वो जब वो गलती करते हैं तो उनकी इन्वेंट्री, चाहे वो विनलिन वाले लेके जा रहे हो, चाहे वो कोई और लेके जा रहा हो, ठीक है, उनकी इन्वेंट्री बॉर्डर पे रोक ली जाती है, और उसको फिर कस्टम क्लियरेंस के इशू आ जाते हैं। फिर जब तक आप अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते या इस तरह का कोई इशू नहीं होता आपको, तब तक आप उसको क्लियर नहीं करवा सकते, तब तक आप अपनी इन्वेंट्री इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो फिर आपकी इन्वेंट्री तो स्टक होकर रह जाती है, वो फिर चाहे 2 साल हो, 4 साल हो, पूरी उम्र तक हो, वो नहीं निकल सकती फिर। ठीक है, तो वो गलतियां क्या हैं? गलतियां क्या हैं वो? सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि जो विनलिन वाले हैं ना, विनलिन वाले, ये लिख लें, ये चीज लिख लें। हम लोग इनके पास गए, हम लोग इनके पास गए, सर्विसेज में गए, इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्डर के ऊपर चले गए हम। ठीक है, इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्डर के ऊपर चले गए।
अब यहाँ पे इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्डर के ऊपर जब हमने जाना है, इनसे हमने फ्राइट फॉरवर्डर की सर्विसेज ही लेनी है, ठीक है। हमने इन्हें कह दिया कि आपने हमारी इन्वेंट्री इस मार्केट से उठा के इस मार्केट में लेके जानी है, तो आप हमें बताओ कि क्या चार्जेस होंगे, क्या वो होगा, सब कुछ ये चीजें हमें बताएं, ठीक है। ये चीज होगी। तो हमने क्या किया, हमने इधर सर्विसेज में गए और ये इंटरनेशनल आ गई हमारे, सी सर्विसेज लेनी है हमने, शिप बाय सी पे आ गए, सारे ऑप्शन यूज कर लिए इनके, इनको इन्वेंट्री का एड्रेस दे दिया, सब कुछ दे दिया, और एक चीज रह गई बाद में, हमारा ब्रांड नेम भी दे दिया हमने। ये हमसे पूछेंगे कि आपका ब्रांड नेम क्या है, आपका ब्रांड नेम क्या है। अब हम क्या बताएंगे कि हमारा ब्रांड नेम क्या है। मैं एक इंडिविजुअल सेलर हूं, मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी एलएलसी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अकाउंट के साथ, फिर भी मैंने अपने सेलर सेंट्रल के अकाउंट के साथ कोई ना कोई ब्रांड नेम अटैच लाजमी किया होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन किया जरूर होगा। मैं ये गलती करूंगा कि मैं उनको अपना जो अकाउंट का ब्रांड नेम होगा वो एज अ ब्रांड नेम, अकाउंट का ब्रांड नेम लिख लें ये चीज, मैं उनको अपना अकाउंट का ब्रांड नेम एज अ ब्रांड नेम बता दूंगा। ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। ये क्या है, ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। अब होगा क्या, होगा ये कि वो लोग समझेंगे कि ये एक ब्रांड नेम है, ना कि एक इंडिविजुअल सेलर, ना कि एक इंडिविजुअल सेलर। मैंने उनको क्या बताया, ये है मेरा ब्रांड नेम। उन्होंने क्या समझना है कि ये एक ब्रांड नेम है, मतलब बात तो सेम कर रहा हूं लेकिन उसके मतलब ठीक सेम नहीं है, मतलब समझने की कोशिश करिए। वो क्या आगे से वो क्या लेंगे कि ये एक ब्रांड है, पीछे से उनको नहीं पता कि ये एक इंडिविजुअल सेलर है। हम हकीकत में एक इंडिविजुअल सेलर हैं, एक ऐसे अकाउंट के सेलर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जब हम उन्हें ब्रांड नेम बताएंगे तो क्या होगा, वो हमारा ब्रांड नेम लिख लेंगे और आगे जब वो आ जाएंगे तो उनके जहन में यही चीज होगी कि ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है या कम से कम एक ब्रांड है, ठीक है। वो उस ब्रांड नेम के अंडर हमारी इन्वेंट्री उठा लेंगे वहां से। जब वो यूएई में आएंगे या दुबई में आएंगे या केएसए में आएंगे, वो कस्टम क्लियरेंस करवा रहे होंगे ना, तो कस्टम वाले उनसे पूछेंगे कि ये किस ब्रांड के लिए आप इन्वेंट्री भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो तो विनलेन वालों को जानते हैं, उनको पता है कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, सोर्सिंग वगैरह करती है, फ्राइट फॉरवर्डर की सर्विसेज देती है। तो लेकिन उनको ये भी पता है कि हर सोर्सिंग, हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी स्पेसिफिक ब्रांड के अंडर होगी। अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड के अंडर ना हो तो डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर क्लियरेंस वगैरह करवानी पड़ जाती है, ठीक है। तो अब विलन वाले क्या करेंगे, आपका जो ब्रांड नेम, लेट्स सपोज मेरा ब्रांड नेम है अलिफ ट्रेड्स, अलिफ ट्रेड्स मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है। मैंने उनको बता दिया, अगर ये लेट्स सपोज रजिस्टर्ड नहीं है ये वाला ब्रांड नेम, लेकिन मैंने उनको बता दिया क्योंकि ये ब्रांड नेम मैंने अपना अकाउंट के साथ अटैच किया हुआ है। वो क्या करेंगे, वो कस्टम क्लियरेंस वालों को मेरा ब्रांड नेम बताएंगे, कस्टम क्लियरेंस वाले सर्च करेंगे कि क्या यूएई की गवर्नमेंट के साथ ये ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या केएसए की गवर्नमेंट के साथ या यूएई की गवर्नमेंट के साथ ये ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब वो ये चेक करेंगे, वो मेरा ब्रांड नेम पुट करेंगे, उनको आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। तब वो क्या करेंगे, तब वो चाहे विलन वाले हो, तब वो मेरी इन्वेंट्री को रोक के साइड पे सेव कर लेंगे। अब मैं आ गया हूँ मुश्किल में। अब अपनी जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको क्लियर करवाने के लिए मुझे फ्राइट क्लियरेंस चाहिए, कस्टम क्लियरेंस चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे एलएलसी चाहिए, मुझे ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए, मुझे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री चाहिए। ये 4 से 5 चीजें होंगी तब ही मेरी इन्वेंट्री वहां से छूटेगी, नहीं होगी तो नहीं छूटेगी। ये सिर्फ एक सबसे बड़ी गलती है जो हर वीए कर देता होता है, हर इन्वेस्टर कर देता होता है इनके साथ सोर्सिंग के दौरान। इसका सोल्यूशन क्या है अब, मुश्किल है, एक मुश्किल है ना, तो उसका सोल्यूशन भी होगा कोई, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, अच्छा अभी जो बातें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कहीं भी नहीं बताई जाएंगी हमें, कहीं भी नहीं बताई जाएंगी हमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और ना बताने की वजह से आगे बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, क्योंकि हमारे पास बेतहाशा यूएई और केएसए के बंदे बैठे हुए हैं, बेतहाशा क्लाइंट्स कह लें आप उन्हें,
इन्वेस्टर्स कह लें बेताशा बैठे हुए हैं, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी लोग कहाँ ज्यादातर होते हैं, यही सऊदीया, यूएई वगैरह इधर होते हैं ना, तो वहाँ वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमेजोन के ऊपर लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो अब उनके लेकिन ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट की हजारों डॉलर्स या हजारों दिरहम की इन्वेंट्री को का बेड़ा गर्क कर सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंपल सा सोल्यूशन है, एक सिंपल सा सोल्यूशन इसका इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब हम लोग इन लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, इनको कांटेक्ट करने की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ना, जो हमारा फ्राइट फॉरवर्डर ये लोग हमें प्रोवाइड करेंगे, जोन सा फ्राइट फॉरवर्डर ये लोग हमें प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वीचैट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैसेंजर भी बात कर सकते हैं, या वेबसाइट के ऊपर रहते हुए भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। तो करें क्या हमने, इसका करना क्या है? इसका करना ये है सिंपल, हमने कि जब हम इनके साथ कांटेक्ट कर रहे हो ना, इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब ये लोग हमसे पूछे आपका ब्रांड नेम क्या है, तो सिंपल कह दें कि हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं है, हम एक इंडिविजुअल सेलर के ऊपर ये इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं। हम लोग एक इंडिविजुअल सेलर के नाम पे ये इन्वेंट्री मंगवाएंगे, और इंडिविजुअल सेलर नेम क्या होगा? फैजान अहमद, ना के अलिफ ट्रेड्स। जो आपका इंडिविजुअल सेलर नेम होगा, जिसके नाम पे अकाउंट होगा, आप वो देंगे आगे, ना कि अपना ब्रांड नेम। तो जब आप इंडिविजुअल सेलर नेम देंगे ना, तो आपको ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब आप ब्रांड नेम बताते हैं ना, तो गवर्नमेंट देखती है कि ये तो ब्रांड रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल सेलर बताते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल सेलर कहाँ का है, वो इंडिविजुअल सेलर की लोकेशन कहाँ की शो होगी? वो यूएई की शो होगी, उसके पास उसका वीजा वगैरह होगा, उसके पास उसके लाइसेंस वगैरह होंगे, तो तब आपकी इन्वेंट्री को कोई इशू नहीं आएगा जब आप इंडिविजुअल सेलर के ऊपर मंगवाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रांड नेम के अंडर मंगवाएंगे ना, तब आपके ऊपर लिमिट्स ये होंगी कि उस ब्रांड का रजिस्टर्ड होना, उस ब्रांड के पास एलएलसी होना मस्ट है। ये है सिंपल सा इसका सोल्यूशन। जी अब्दुल हनान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? भाई ये इंडिविजुअल सेलर के ऊपर भी तो प्रॉब्लम कर सकती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कोई इंडिविजुअल सेलर मंगवाता है चीज़ें जो कि उसकी सैलरी से भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो कहेंगे कि यार ये आपने चीज़ें कैसे मंगवा ली, इसका कोई प्रूफ तो या ये सारी चीज़ें। तो उसके बेसिकली प्रूफ अभी तक तो नहीं मैंने देखा कि किसी से मांगा हो उन्होंने। जब ये इंडिविजुअल सेलर के अंदर मंगवाते हैं ना, तो इंडिविजुअल सेलर के ऊपर जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो ये विनलिन वाले हैंडल करते हैं। ये ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स के अंडर, अपने ब्रांड के अंडर ये फिर ये सोर्सिंग करते हैं, ना कि उस ब्रांड के अंडर। तो उस केस में इस तरह के इशू नहीं आते हैं। लेकिन जब आप चलिए, ब्रांड के ऊपर मंगवाते हैं, तो उस केस में ये अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं यूज करते, वो फिर ये ब्रांड वाले डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। चाहे सर 1000 आइटम्स में मंगवा लो तब भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ना एक लिमिट में मंगवा लो ना, आप ना पूछ ज्यादा मंगाओ। आप देख लो ना कि लिमिट क्या है। आप यूई में रहते हो या आपके एसएम में रहते हो, आप पहले देख लो, अपने क्लाइंट से कहें कि एक लिमिट देख लें, हम लोग नहीं ज्यादा मंगवाएंगे। हम लोग एक सही। लिमिट में रहते हुए 500 700 यूनिट्स के करीब मंगवा लेंगे, नहीं हम 2 2 हजार 3 3 हजार मंगवाएंगे, क्योंकि जब हमें एक एक सोल्यूशन मिला है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम लिमिट से बहुत ज्यादा मंगवा के फंस भी जाएं। तो सही लिमिट में सर। रह रहा है कि मंगवाई जाए और इसका यूज करी जाए। लेकिन ठीक इसमें है। ये भी तो नहीं ना कि अगर आप, यही तो नहीं कि अगर आपने एक दफा मंगवा ली है, तो दूसरी इन्वेंट्री आपको महीने बाद या बहुत साल बाद जाके मंगवानी पड़े। अगर आपने एक इन्वेंट्री मंगवाई है, तो ऑब्वियसली उसमें से पैसे बचेंगे आपके, जब अगर चाइना से मंगवाई है, इसके जी चार्जेस सर। भी बहुत थोड़े हैं। और दूसरी इन्वेंट्री आप ना महीने बाद मंगाओ, आप 2 हफ्ते बाद मंगा लो, ताकि आप इन स्टॉक रहो, आपको ज्यादा इशू ना हो। ठीक है सर, सही। जी सर, ये प्रॉब्लम आपको भी आई थी? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, लेकिन मुझे टाइमली इसका सोल्यूशन मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फंसा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो इस चीज को जहन में रखना आप लोगों ने। सर जी तो ये सिंपल इस था। कंपनी को कहना है कि जी हम लोकल वो इंडिविजुअल यूज़र हैं और हमें इंडिविजुअल अकाउंट पे मंगवाना है बस। आप ये कि हम लोकल सेलर हैं, जी ठीक सर। है, और इंडिविजुअल अकाउंट से हमारे पास ब्रांड रजिस्टर वगैरह नहीं है, इनके सामने हकीकत रख दें अपनी। तो हम इस सिचुएशन में अपनी इन्वेंट्री मंगवाना चाहते हैं। तो अगर ये फिजिबल, वैसे तो फिजिबल है ये, इस चीज से तो कोई इशू नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके पास अपने डॉक्यूमेंट ना हो, तो ये अपने विनलिन के लॉजिस्टिक्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज करके ना आपकी इन्वेंट्री उधर भिजवा देते होते हैं। ठीक है सर। जी सर, ये दूसरी मार्केट्स है उनमें भी ये चीज लागू होगी, यूके वगैरह यूएसए में, अगर मेरी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है?
नहीं, उनमें नहीं है। उनमें बेसिकली अगर आप फ्राइट फॉरवर्डर के थ्रू मंगवाते हो ना, तब वहाँ पे ये इशू नहीं है, ना ही यूके में है, ना ही यूएसए में है, ना ही यूरोप की कंट्री किसी कंट्रीज में है। वहाँ पे वैट के इशू हैं, लेकिन वहाँ पे ये इशू नहीं है कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए, इतनी लिमिट से ज्यादा आप नहीं मंगवा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये सिर्फ इन्हीं मार्केट्स में है, ये सिर्फ आपकी ये केएसए और यूएई की मार्केट में। हालांकि सख्त मार्केट कौन सी है, कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट्स हैं जो कि इन चीज़ों के मामले में बहुत सख्त हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बहुत सख्त है, फ्रांस की गवर्नमेंट बहुत सख्त है, अब यूके वाली गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई ज्यादा लिमिट्स नहीं लगाई। हाँ, चार्जेस इंक्रीज कर दिए हैं, उन्होंने चार्जेस बेतहाशा इंक्रीज कर दिए हैं। इस चीज का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यूके वालों ने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर चार्जेस इंक्रीज कर दिए, जैसे पाकिस्तान ने किए हैं ना, उसी तरह यूके वालों ने भी कर दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने, चाहे इंडिविजुअल सेलर हो, चाहे एलएलसी वाला सेलर हो, चाहे ब्रांड रजिस्टर वाला सेलर हो, उन्होंने किसी के ऊपर ये लिमिट नहीं लगाई कि आप नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड के ऊपर इन्वेंट्री नहीं मंगवा सकते, या आप इतने से ज्यादा स्टॉक नहीं मंगवा सकते। इस तरह की कोई लिमिट नहीं है वहां पे। लेकिन ये जो दो मार्केट्स है ना हमारे पास, यूएई और केएसए, इन दो मार्केट्स में हमारे पास बिल्कुल 100% ये इशू आते हैं। तो फिर इनमें हमें ये, आप कह लें कि ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज वगैरह का यूज करना पड़ता है। अब विनलिन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, और भी बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज है आपके पास, लेकिन मोस्ट रेकमेंडेड यही है। अभी तक जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल उन्होंने सोर्सिंग की है यूएई और केएसए के लिए, वो इस कंपनी ने की है। मैं अभी तक मैंने किसी और कंपनी का नाम सुना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सुनते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक जी है। सर, वो फरहान ताहिर साहब ने बताया था, मैं आपको वो नाम बताऊंगा सर फिलहाल, जी जी। अनेबलर्स की वीडियोस में है। मुझे भी वैसे ना फरहान ताहिर ने ही ये रेकमेंड किया था, ये वाली अच्छा, विनलिन लॉजिस्टिक्स वाली। सही सर, सही। सर जी, तो फिर काइंडली ये थोड़ा पूछें सा आप। रिपीट कर दें, थोड़ा सा बता दें, मैं इधर थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा, रिपीट करना, चले मैं कर देता हूँ रिपीट। अच्छा, दोबारा सुन लें, जरा दोबारा सुन लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दोबारा सुन लें इसका है क्या, और वॉल्यूम अपने बहुत ऊंचे कर लें, ताकि पूरे घर में आवाज गूंजे और सबको समझ लग जाए कि आज का टॉपिक है क्या, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स में आने वाली मुश्किलात से रिलेटेड है, कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी मुश्किलात जो आती हैं वो हमें आती हैं केएसए और यूएई की मार्केट प्लेस में वर्किंग करते हुए। एक मुश्किल क्या आती है कि हम या तो किसी ऐसी प्रोडक्ट को मार्केट में मुतारफ करवाना चाहते हैं जो कि किसी और मार्केट प्लेस में सेल हो रही है, और हमारी वाली मार्केट प्लेस में सेल नहीं हो रही, और हम चाहते हैं कि हम नई चीज अपनी मार्केट में मुतारफ करवाएं। अब ये जो नई चीज अपनी मार्केट में मुतारफ कराने वाली चीज है ना, ये या तो आपको एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाती है, कि मतलब इतने बड़े लेवल पे ले जाती है कि अगर वो चल जाए ना, तो आपकी इस हाथों नस्लें बैठ के खाएगी, या वो 50-50 रहती है, कि मतलब चलो सेल हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है, बस ठीक है। अच्छा, अब इस केस में, अब हमारी लोकल मार्केट से तो हमें इन्वेंट्री मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही, वो तो हो ही किसी और मार्केट में रही है। लेकिन उस मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उस मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। अब आप लोग खुद देखें कि पाकिस्तान में फैसलाबाद और गुजरांवाला टेक्सटाइल के मामले में सबसे बड़ी कह लें मार्केट है। अब यूके एक ऐसी दुनिया की बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे इन टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज है, बिलियन डॉलर्स का यूज है उधर का। लेकिन वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं है। तो वो लोग वहां के होलसेल डीलर्स क्या करते हैं, वहां के होलसेल डीलर्स पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं और वहां जाके बेचते हैं, और वहां पे लाखों करोड़ों डॉलर्स अर्न करते हैं। तो आप भी यही काम करना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो इन्वेंट्री आपको किसी और मार्केट से मंगानी पड़नी है। अब मेन मार्केट है वो कौन सी है हमारे पास आज जाके दुनिया भर में, वो चाइना है। चाइना पे हम कहते हैं ये प्रोडक्ट बिक रही है, सस्ते दाम में बिक रही है, हम अगर किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के थ्रू भी सोर्सिंग करवाते हैं तब भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट है, और बाय एयर भी कराते हैं तब भी प्रॉफिट है हमारा।
उस प्रोडक्ट में, क्योंकि वो ज्यादा रियाल में बिक रही है, 80 90 90 100 रियाल की बिक रही है, तो प्रॉफिट बहुत है हमारा, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें इशू ये है कि हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे पास एलएलसी नहीं है, हमारे पास बिजनेस लायबिलिटी लाइसेंस नहीं है जिसका यूज करते हुए हम लोग इंपोर्ट करवा सकें। जैसा पाकिस्तान में है ना, एक नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मैं भी रजिस्टर करवाने लगा था, मुझे नाम भूल गया। एक तो सबसे पहले आपको अपना ब्रांड रजिस्टर कराना पड़ता है, ट्रेडमार्क होता है आपका, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट है, मेरा नाम भूल गया उसका, मैं आपको बताऊंगा, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो रजिस्टर कराना पड़ता है आपको। इसी तरह यूएई और ये केएसए में आपको एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है इंटरनेशनल शिपिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास एलएलसी नहीं है, अब हमारे पास एलएलसी नहीं है, तो हम क्या करें? हम सोर्सिंग करवा ही नहीं सकते, या तो हम वो प्रोडक्ट छोड़ दें या हम किसी दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी का यूज कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसके पास आते हैं, विनलिन के पास। विनलिन वाले हमें क्या नाम है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज अपनी इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्डिंग की, ठीक है। इसमें ये बाय एयर भी करवा देते हैं, बाय सी भी करवा देते हैं, ठीक है। हम बाय लेट्स सपोज बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय सी भी जा सकते हैं। Amazon FBA, देखे ना, इनको पता है कि इन्होंने करवानी है, यहाँ पे Amazon FBA वाले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, LLC की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि हम इनके पास आते हैं, हम इनको सारी अब यहाँ पे ये सिलेक्ट करके एक एंड पॉइंट पे चले जाते हैं, हम इनके पास एक एंड पॉइंट पे चले जाते हैं हम इनके पास। वहां पे जाके हमने इनको बताना होता है कि हमने इन्वेंट्री कहाँ से मंगवानी है, इनको कांटेक्ट कर लेते हैं हम, कांटेक्ट की ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ से हमने इन्वेंट्री मंगवानी है, क्या वजन है इन्वेंट्री का, क्या किस तरह की चीज है, प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें बता दी। और आखिर में बता देना है कि भाई, आखिर में पूछेंगे कि ब्रांड, जिस ब्रांड क्या है आपका, किस ब्रांड के अंडर हमने हमने आपकी इन्वेंट्री आपके उधर मार्केट प्लेस में इन करनी है। तो यहाँ पे गलती क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनको हम अपना ब्रांड नेम बता देंगे। अब ब्रांड नेम बताएंगे तो ये लोग उस ब्रांड को लेके आ जाएंगे हमारे यूएई के गवर्नमेंट के पास कि ये देखें जी, इस ब्रांड नेम के अंडर हम ये सोर्सिंग कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के जो क्या नाम है उधर एजेंट्स होंगे, जो क्या नाम कस्टम एजेंट्स होंगे, फ्लाइट एजेंट्स होंगे, वो चेक करेंगे ब्रांड नेम, उनको ब्रांड नेम रजिस्टर्ड ही नहीं मिलना, उनको ना हमारे ब्रांड नेम के ऊपर एलएलसी मिलनी है, ना उनको वी बॉक, याद आ गया, पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, उसको कहते हैं वी बॉक, बड़े महंगे हो गए हैं वो। तो इसी तरह एलएलसी होती है इंटरनेशनल जगह पे, तो उनको एलएलसी नहीं मिलनी, उनको रजिस्टर्ड ही नहीं मिलना ब्रांड, उनको ट्रेडमार्क भी नहीं मिलना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहना है भाई आप जो सोर्सिंग कर रहे हैं ना विनलिन वालों, आप लोग जो सोर्सिंग कर रहे हो वो इलीगल ब्रांड के लिए कर रहे हो, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड को इंटरनेशनल शिपिंग करवाना। तो वो क्या करेंगे, अब विनलिन वाले कुछ नहीं करेंगे। अब विनलिन वाले ये तो नहीं करेंगे कि वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इन्होंने आपकी इन्वेंट्री रोक ली है तो कुछ करके हम आपकी इन्वेंट्री छुटवा लें, नहीं। आपने पहले ब्रांड नेम बताया था, विनलिन वालों ने क्या किया, विनलिन वालों ने आपकी इन्वेंट्री वहां तक पहुंचा दी, उनका काम फिर खत्म हो जाना, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब वो मसला बन गया गवर्नमेंट के हाथ का। अब उन्होंने क्या करना है, गवर्नमेंट वालों ने आपकी जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसको अपने पास सेव करके रख लेना है, और तब तक आप उस स्टॉक को क्लियर नहीं करवा सकते जब तक आप एलएलसी नहीं लेके आओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आओगे, रजिस्ट्री नहीं लेके आओगे। तो वो उसमें चाहे आपके साल लग जाए, 2 साल लग जाए, $30,000 लग जाए, 30,000 दिरहम लग जाए, वो फिर आपकी सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम विनलिन वालों को अपना एक इंडिविजुअल नेम बता देंगे, जो भी मेरा नेम है। लेट्स सपोज मेरा सेलर सेंट्रल अकाउंट मेरे नेम के ऊपर है, तो मैं उनको अपना नेम बता दूंगा, फिजान अहमद, और उनको बता दूंगा कि ये जो मेरा इंडिविजुअल नेम है मेरे अकाउंट का, हमने इस अकाउंट के ऊपर कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, कोई एलएलसी रजिस्टर नहीं है, ठीक है, ये सिनेरियो है, और इस सिनेरियो में रहते हुए आपने हमारी सोर्सिंग करनी है। तो उस केस में ये लोग क्या करेंगे, उस केस में ये अपने विनलिन के लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हुए हमारी सोर्सिंग करवाएंगे, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल नेम के ऊपर होती है ना, तो गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि इसके पास एलएलसी है, इंडिविजुअल नेम के ऊपर वो हमारी सिर्फ ये देखती है कि ये यूएई का है, ठीक है, डॉक्यूमेंट विनलिन वालों के देखेगी, बंदा कौन सा है, यूएई का, ठीक है, आप कर सकते हैं।
इस तरह फिर हम अपनी इन्वेंट्री भिजवाते हैं। ठीक हो गए? जी जी ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो होपफुली आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर किसी को ना आई हो तो मुझे दोबारा बता देना, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा सर, दुबई में हमारा क्लाइंट बैठा हुआ है और हम पाकिस्तान में बैठ के उसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल नेम अपना देंगे? नहीं नहीं, हम अपने क्लाइंट का देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जिस जिस नेम के ऊपर सेलर सेंट्रल क्रिएट हुआ हुआ ना अमेजोन का, वो जी वाला जी। नेम। अब ये ना हो कि आपके क्लाइंट का सेलर सेंट्रल नेम किसी और नेम पे हुआ हो और आपका क्लाइंट का नेम कोई और हो। लेट्स सपोज आपके क्लाइंट का नेम हो तैयब महमूद 1 और उसने रजिस्टर्ड किया हुआ है अकाउंट तैयब महमूद 2 के ऊपर, तो तब भी आपको मसला पड़ जाएगा। तो जिस तरह का नेम है, जैसा नेम है, बिल्कुल वही देना है। जी सर, शुक्रिया। सर, जी बोले। ये कंडीशन आपने तब बताई है जब हमने चाइना से इन्वेंट्री मंगवानी हो, या ये तब भी है जब हमने पाकिस्तान से भेजनी हो? बिल्कुल, अगर हमने इंटरनेशनल ही है ना, अब चाहे हमने जी। चाइना से भिजवानी हो चाहे हमने पाकिस्तान से भिजवानी हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि पहले आप लोगों ने विलिन वालों से कांटेक्ट करके ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि वो पाकिस्तान से इन्वेंट्री वो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। अगर तो वो उठा सकते हैं तो ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं उठाते वो सिर्फ चाइना के लिए ही है ये कंपनी। तो और भी कोई और कंपनी देख लें आप, विनलिन के अलावा कोई और लॉजिस्टिक्स कंपनी देख लें, बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अब्दुल हनान, ये जरा नाम बताएं जो दूसरी कंपनी आपको फरहान ताहिर ने बताई है, ताकि पता लगे कि वो बाकी सब कोई पता लग जाए। तो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं। सर वो मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा, मैं वो देख के फिर इंशाल्लाह। अच्छा चलें, आप वीडियो देख के बता दीजिएगा। तो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं। अब हमने अगर तो पाकिस्तान से मंगवानी है, फिर हम किसी ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को सर्च करेंगे जो पाकिस्तान से वो सोर्सिंग करती हो। ठीक हो गया? जी ठीक है सर। जी किसी और ने कोई पूछना हो, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो बता दे। पाकिस्तान में गवाने के लिए कौन सी कंपनी होगी वो पाकिस्तान में? वो पाकिस्तान में मंगवाने के लिए, पाकिस्तान में तो बेसिकली आप अली एक्सप्रेस वालों से भी मंगवा सकते हैं। अली एक्सप्रेस के जो फ्राइट फॉरवर्डर्स हैं या अली बाबा के जो फ्राइट फॉरवर्डर्स हैं उनसे भी मंगवा सकते हैं आप। वो पाकिस्तान में भेज देती हैं आपकी इन्वेंट्री। लेकिन वो कहाँ से उठाएगी? वो चाइना से उठाएगी। सर ये सिर्फ यूएई और केएसए के केस में है ना? जी बिल्कुल, ये सिर्फ यूएई और केएसए के केस में है। आई मीन बाकी मार्केट में तो डायरेक्ट सप्लाई। जी बिल्कुल, बाकी मार्केट में ये इशू नहीं आएगा। बाकी मार्केट में होता है ना, चिल चिल मार्केट्स हैं बाकी वाली, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है इन केसेस में। ठीक है, वो बाउंड्रीज नहीं लगाती इतनी सेलर्स के ऊपर। ठीक है, वो चाहती है, वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आगे करवाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे इशू आएगा ये यूएई और केएसए में। बाकी मार्केट्स में इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। यूके और यूएसए में मतलब जो हमने पहले पढ़ी है सोर्सिंग वगैरह शिपमेंट, उसके अलावा को मजीद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है उसके लिए, या वही बस इनफ होती है? किस चीज के लिए? सोर्सिंग के लिए यूके और यूएसए में? जी जी, यूके यूएसए। क्योंकि यूके और यूएसए में बेसिकली एक तो इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आप सोर्सिंग करवा सकते हैं, और सोर्सिंग कर कौन रहे होते हैं? आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स के पास सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ ये है, एक केस ये है कि अगर आपका जो सप्लायर है, आपका जो फ्राइट फॉरवर्डर है, वो आपको अमेजोन के या आपके वेयर हाउस तक की सोर्सिंग ना प्रोवाइड कर रहा हो, वो सिर्फ पोर्ट से लेकर पोर्ट तक की सोर्सिंग प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब चाइना के पोर्ट से या किसी भी कंट्री के पोर्ट से लेकर आपके यूके के पोर्ट तक की आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिल्कुल। तब फिर आपको कस्टम के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तब आपको अपने ब्रांड के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ट्रेडमार्क के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर उन डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हुए आप उनसे कस्टम क्लियरेंस वगैरह करवाएंगे, और फिर आपकी इन्वेंट्री उधर एक्सेप्ट होगी। तो इसी वजह से मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता है कि पोर्ट से लेकर पोर्ट तक की सोर्सिंग, क्योंकि उसमें फिर कह लें कि मेहनत बहुत लगती है, आप कह लें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत लग जाते हैं। क्लाइंट ये करने के लिए तैयार नहीं होता, सब कुछ हमने हैंडल करना होता है, हम ये काम उधर फिजिकल जाके कर नहीं सकते। तो हम वेयर चाइना के वेयर हाउस से लेकर या चाइना की पोर्ट से लेकर अपने वेयर हाउस तक की सोर्सिंग करवाते हैं। सुना है कि सर, वो यूएसए में भी आपने एलएलसी चाहिए होती है। यूएस में एलएलसी, अगर तो बेसिक वही तो था ना आपको,
अगर तो आप पोर्ट से लेकर पोर्ट तक की सोर्सिंग करवा रहे हैं और आपको क्लियरेंस वगैरह करवाने की जरूरत है, आपको कस्टम क्लियरेंस की जरूरत है, आपको फ्राइट क्लियरेंस की जरूरत है, आपको जिस तरह वी बुक होता है उस तरह की आपको वो सोर्सिंग के क्लियरेंस करवानी है अपनी इन्वेंट्री आपने पोर्ट से, तब आपको एलएलसी चाहिए। अगर आपने क्लियरेंस क्लियरेंस वगैरह नहीं करवानी तब आपको एलएलसी नहीं चाहिए। मतलब मेरे जो क्लाइंट है वो नहीं करते ये काम, वो पोर्ट से लेकर पोर्ट तक वाला काम नहीं करते, वो सीधा वेयर हाउस तक वाला काम करते हैं। क्लियरेंस कौन करवा के देता है? उनका फ्राइट फॉरवर्डर। तो उनको एलएलसी नहीं चाहिए और ना ही उन्होंने रजिस्टर्ड की है। हाँ, लेकिन एक मेरा क्लाइंट है जिन्होंने पोर्ट के ऊपर से क्लियरेंस करानी होती है अपनी इन्वेंट्री की, अपने कार्टन की, अपनी शिपमेंट की, या अपने जो कंटेनर की। ठीक है, तो कंटेनर की क्लियरेंस के लिए उनके पास एलएलसी भी है, उनके पास वैट रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स भी हैं और सब कुछ है। तो अगर तो आपने क्लियरेंस करानी है तब आपको सब कुछ चाहिए, फिर तब आपको एलएलसी भी चाहिए, वैट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, ब्रांड रजिस्ट्री भी चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भी चाहिए। Excuse me, sir? सर अगर चांस किस तरह हो जाता है कि वो इश्यू की वजह से पोर्ट टू पोर्ट ही वो हमारी इन्वेंट्री पहुंचाता है, तो उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे बाई चांस अगर हो जाता है तो फिर तो हमें क्लियरेंस वगैरह करानी पड़ेगी ना, उसके लिए फिर हमें एलएलसी वगैरह वैट वगैरह सब कुछ चाहिए फिर। Excuse me, sir? जी बोले। सर ये जो आपके क्लाइंट है यूके में जिनके आपने बैग्स वगैरह की लिस्टिंग वगैरह बनाई हुई थी, सर ये मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान से, तो सर ये किस तरह से वहां पे मंगवाते हैं और वो यहाँ ये पाकिस्तान से पाकिस्तान कैसे से करवा रहे हैं तुर्की से। ठीक है, और बेसिकली 3 से 4 चीजें अगर आप इंटरनेशनल सोर्सिंग खुद हैंडल करते हैं। सबसे पहले आपका रजिस्टर्ड ब्रांड, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क गवर्नमेंट की वेबसाइट के साथ। ठीक है, हम वो देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। एलएलसी, वैट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और इसके साथ आपकी प्राइवेट रजिस्टर्ड वेबसाइट, होलसेल वेबसाइट। ये 6 से 7 चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं इस काम के लिए फिर। ठीक है ठीक सर। है, जी सर। और एक दो और चीजें भी हैं। यूएई की गवर्नमेंट में एचटी कुछ करके एक डॉक्यूमेंट है, वो भी रजिस्टर कराना पड़ता है, उसको भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। जब हम वैट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का हम एक इंशाल्लाह ना एक लिस्ट बना के ना हम उसको देखेंगे। ठीक है सर। जी, किसी और का कुछ पूछना हो? अच्छा जी, क्लियर हो गया सबको। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। ये होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी सोर्सिंग की। तो अभी तक एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग पहुंचे कहाँ तक है। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, हालांकि कीवर्ड एनालिसिस और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की डीप स्टडी भी हमने करनी है। ठीक है, लेकिन हमें इन चीज़ों का अंदाजा हो गया हुआ है। तो उसके साथ सोर्सिंग, एक तो सोर्सिंग जो इजी सोर्सिंग है, जो कि रिकमेंडेड है बेसिकली यूके यूएसए वाली सोर्सिंग, और दूसरी टफ सोर्सिंग जो कि हमने यहाँ पे करवानी होती है। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोगों को अभी तक पता लग गया होगा होपफुली। अच्छा जी,